गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सुबह सुबह की राम राम। सब अच्छे होंगे। तीसरा लेसन हमारा कल बायोलॉजी का पूरा हो गया था। आज हमारा चौथा लेसन है। चौथा लेसन पढ़ेंगे। इसके पश्चात पहली यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तीसरा लेसन पूरा होने के पश्चात जो चौथा लेसन है उसमें हमारा जो लेसन का नाम है वो है पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियाँ। यानी पादप है उसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन है। उसके पश्चात भी ऐसी कुछ विधियाँ होती हैं जिनसे उनमें क्या हो सकता है, नई संतति का निर्माण हो सकता है। यानी लैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ लिया है, अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। कायिकी जनन होता है। ये सब आपस में एक दूसरे से क्या होती है, मिली जुली एवं सम्मिलित विधियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ, यानी ऐसी विधियाँ जिनमें क्या होता है कि युग्मकों का संलयन नहीं होता है। क्या होता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता है, फिर भी क्या होता है, एक नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियाँ, ठीक है। वैसे सामान्यतः हमने पादपों में ये पढ़ा कि युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होने के पश्चात युग्मकों का संलयन होता है और युग्मकों का संलयन होने से निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया संपन्न होने के पश्चात क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन इन वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इनमें बिना निषेचन के भी क्या होता है, नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर इसके सामान्य बात करें तो पादप प्रजनन क्या होता है। कुछ वैज्ञानिक इसे क्या मानते हैं, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में मानते हैं, कोई इसे कायिकी जनन में मानता है। लेकिन ये सामान्य क्या होता है, यानी अलग से ही क्या है, एक विशिष्ट विधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पादपों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का संलयन नहीं होता है, और नए पादपों या संतति का निर्माण होता है। तो ऐसी विधियों को क्या कहते हैं, प्रजनन की विशिष्ट विधियां कहा जाता है। ऐसी विधियों को जनन की विशिष्ट विधियां कहा जाता है, ठीक है। यानी हमारे पास लैंगिक जनन नहीं होता है, कहने का मतलब लैंगिक जनन के अलावा अलैंगिक जनन है, कायिकी जनन है। इन सब विधियों को हम सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं, प्रजनन की विशिष्ट विधियाँ। क्या, प्रजनन की विशिष्ट विधियाँ। अब इन विधियों में हम ये देखते हैं कि पादप तैयार कैसे होता है। क्या होता है, पादप तैयार कैसे होता है। तो इस विशिष्ट विधियों के हमारे पास यहाँ पर क्या है, मुख्य 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, मुख्य 4 भाग हैं। एक आता है असंग जनन। क्या आता है, असंग जनन, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, उसकी परिभाषा पढ़ी थी। दूसरा हमारे पास आता है अनिषेक बीजता।
तीसरा हमारे पास आता है सूक्ष्म प्रवर्धन, और चौथा आता है हमारे पास की विधि है कायिकी प्रवर्धन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो पॉइंट है वो पादप प्रजनन या पादप जनन की विशिष्ट विधियां निम्न है। इनमें हमारे पास पहली है, चारों के नाम लिख सकते हो आप लोग। पहला हमारे पास असंग जनन है। असंग जनन। दूसरी हमारे पास इसकी विधि है वो है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता नाम से ही पता चल रहा है, संधि विच्छेद कर लिया करो, मैंने पहले भी कई बार कहा है तुम्हें। तीसरी हमारे पास इसकी जो विधि है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। चौथी हमारे पास इसकी जो विधि है वो है कायिकी प्रवर्धन। ये चार विधियां हैं। ये चारों विधियां क्या करती है, यानी बिना निषेचन की क्रिया या बिना युग्मकों के निर्माण के ही या संलयन के ही क्या हो जाता है, नई संतति का क्या होता है निर्माण। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन की विशिष्ट विधियां। ठीक है, इनमें हमारे पास चार हैं। एक पहली विधि उसका नाम है असंग जनन, दूसरी हमारे पास अनिषेक बीजता, तीसरी है सूक्ष्म प्रवर्धन और चौथी है हमारे पास कायिकी प्रवर्धन। ठीक है, इन विधियों में हम पहली विधि पढ़ेंगे, वो हमारे पास रहेगी असंग जनन। कौन सी रहेगी, पहली और पहली विधि। प्रजनन की पहली विधि है हमारे पास असंग जनन, एपोमिक्सस। क्या होता है, एपोमिक्सस। एपोमिक्सस। देखो, असंग जनन का मतलब होता है, यहां पर सीधी सी बात है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। युग्मक बनते हैं लेकिन युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, और बिना युग्मकों के संलयन के ही क्या हो जाता है, नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, असंग जनन। यानी जो युग्मक है उनका आपस में संयुक्त नहीं होते, आपस में संयुक्त नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा, असंग जनन। एक हैंस विंकलर नाम के वैज्ञानिक ने असंगता के बारे में बताया था। हैंस विंकलर ने असंग जनन के बारे में बताया। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे हम यहाँ पर, क्या होता है। ठीक है, इसने हैंस विंकलर ने ये बताया था कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अर्धसूत्रण नहीं होता है और युग्मकों का आपस में संलयन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, असंग जनन। जनन की वह प्रक्रिया
जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, तो उसे एपोमिक्स या असंजनन की क्रिया कहा जाता है। समझ गए? अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अनुसार अलग अलग परिभाषा होती है, लेकिन सामान्य यही होता है संजनन में कि इसमें बिना निषेचन की क्रिया के क्या होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, और यदि किसी कारण से युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो युग्मकों का क्या संलयन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंजनन की क्रिया। ठीक है। भ्रूणीय वैज्ञानिक, अनेक हमारे भ्रूणीय वैज्ञानिक यानी एम्ब्रियोलॉजी के जो जनक हैं, ठीक है ना, पंचानन माहेश्वरी हैं, उनके अलावा अन्य वैज्ञानिक हैं, वो ये बताते हैं कि असंजनन होता है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भ्रूणीय वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहा जाता है कि असंजनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। समझ गए? यानी इसमें सीधी सी बात है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का संलय नहीं होता है, इसलिए दोनों की परिभाषा हम क्या करते हैं, एक समान रूप से ही क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। अब असंजनन के प्रकार हमारे पास क्या है, असंजनन के प्रकार। ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा दूं, फिर ऊपर लिख देते हैं, इसके दो प्रकार आएंगे, तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। असंजनन के प्रकार, असंजनन के प्रकार। दो प्रकार का होता है असंजनन। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बीजाणुोद्भिद असंजनन, एक होता है युग्मकोद्भिद असंजनन। हमारे पास पहला है बीजाणुोद्भिद असंजनन, और दूसरा है हमारे पास युग्मकोद्भिद असंजनन। ये दो है। एक तो कौन सा है, बीजाणुोद्भिद, और एक क्या होता है हमारे पास, युग्मकोद्भिद। ये दोनों पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ ये बात, लेकिन अब यहाँ दोबारा बता रहा हूँ। यदि हमारे पास कोई बीजाणुोद्भिद संरचना होती है, कैसी, बीजाणुोद्भिद संरचना, वो हमेशा कैसी होती है, 2n होती है। क्या होती है, 2n। ध्यान रखना, बीजाणुोद्भिद में और
युग्मकोद्भिद में मैंने बताया था कि युग्मकोद्भिद क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, और बीजाणुद्भिद क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, यानी पादप में जड़, तना और पत्ती होते हैं, या पुष्प का जो भाग होता है, ठीक है ना, नर मादा युग्मक को छोड़कर, उनके अलावा सारे के सारे भाग कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा लिखेंगे युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद कैसा होता है, आपको पता है, ये हमेशा क्या होता है, एन। क्या होता है, एन, एक अगुणित और एक द्विगुणित। अब आपको में इसे सीधी सी बात से पता चल रहा है बीजाणुद्भिद असंजनन है, यानी इसकी कोशिका हमारे पास कैसी रहेगी, 2n, इसकी कोशिका हमारे पास कैसी रहेगी, n। ठीक है, अब आप ये भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि जब अगुणित और द्विगुणित इनसे जनन की क्रिया होगी तो उत्पन्न होने वाले पादप ये तो कैसे होंगे, द्विगुणित, और ये कैसे होंगे, अगुणित। ठीक है, अब यहाँ पर हम बीजाणुद्भिद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बीजाणुद्भिद, ये पॉइंट। इसमें क्या होता है, हमने बीजांड पढ़ा था, सबने पढ़ा बीजांड। आप पीछे के लेसन याद रखेंगे तो ही अगले लेसनों में नाम बोलूंगा तब समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बीजाणुद्भिद असंजनन का मतलब ये होता है कि हमने जब बीजांड पढ़ा था तो बीजांड में दो संरचना आई थी। एक संरचना का नाम तो था हमारे पास बीजांड काय, ध्यान से देना, यहाँ पर क्या है, बीजांड काय, समझ गए। और दूसरी हमारे पास इसकी जो संरचना है वह हमारे पास अध्यावरण। क्या है, अध्यावरण। ये दो है। आपको ये पता होना चाहिए कि बीजांड काय और अध्यावरण दोनों ही कैसे हैं। ये भी कैसा है हमारे पास, n है, और ये भी कैसा, सॉरी यहाँ पर भूल गया, ये 2n है, और ये भी हमारे पास कैसा है, 2n। दोनों ही क्या होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। क्या, बीजांड काय और अध्यावरण दोनों ही क्या होते हैं, 2n होते हैं। जब बीजांड काय या अध्यावरण दोनों में से कोई क्या करता है, अपने समय यानी एक नई संतति का निर्माण कर देता है। क्या करता है, नई संतति का निर्माण कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन। ठीक है, यानी पादप का पुष्प होता है, पुष्प में बीजांड होता है, तो बीजांड की बीजांड गाय कोशिका, ठीक है, या फिर अध्यावरण की कोशिका क्या कर देती है, एक नई संतति का निर्माण कर देती है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन। ठीक है, लिख दूं यहाँ पर, ये लिख देता हूं। इसको तो आप बंद कर देना, समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब बीजांड काय अथवा अध्यावरण की कैसी कोशिका, द्विगुणित की कोशिका के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद बीजाणुद्भिद असंजनन कहा जाता है। समझ गए, यानी हमारे पास जब बीजांड की बीजांड काय कोशिका या अध्यावरण की कोशिका दोनों में से कोई भी कोशिका क्या करती है, एक नई संतति का निर्माण कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन। ठीक है,
इसमें कहीं पर युग्मकों का संलयन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। युग्मकों का निर्माण भी हुआ है तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी बीजांडकाय की कोशिका कोई भी या अध्यावरण की कोशिका कोई भी, दोनों ही क्या करती हैं, एक नई संतति का निर्माण कर देती है, ठीक है। ऐसे पादप होते हैं, वो कैसे होते हैं, द्विगुणित। कैसे होते हैं, द्विगुणित। दूसरी हमारे पास इसकी विधि है, उसका नाम है युग्मकोद्भिद। कौन सी विधि है, युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद असंजनन, ठीक है। इसमें सीधी सी बात है, हमारे पास किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो विधि का नाम क्या हो गया हमारे पास, युग्मकोद्भिद की क्या हो गई, संरचना हो गई। यहाँ पर मैं एक बार के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ देखना, इधर किसका बना रहा हूँ, आप ही बताओगे मेरे को एक भाई सर आपने उसका चित्र बनाया है, ठीक है। वैसे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, लेकिन यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा, तो तुम तो नकल करके भी लिख सकते हो ये चीज़ है। ये हमारे पास 3 कोशिका है, ठीक है। इसमें ये तीनों में क्या बना दिया हमने, ये केंद्रक बना दिया है। इधर हमारे पास ये कोशिका हो गई, एक बीच बड़ी वाली कोशिका हो गई, ये दूसरी कोशिका हो गई, और ये तीसरी कोशिका हो गई। कितनी कोशिका बन गई हमारे पास, यहाँ पर ये 3 कोशिका बन गई। यहाँ पर बीच में हमारे पास कौन सी कोशिका बन रही है, 2 केंद्रक वाली, इसका नाम क्या होता है, द्विगुणित कोशिका होती है। कैसी होती है ये द्विगुणित कोशिका। इसके चारों ओर क्या बना दो, एक भित्ति बना दो, यहाँ पर ये डबल लेयर का होता है, ठीक है। इन कोशिकाओं का नाम यहाँ पर क्या है, प्रतिमुखी। ये कोशिका हमारे पास, इसका नाम क्या है, द्वितीयक कोशिका भी बोलते हैं इसे, केंद्रक भी बोलते हैं। ये हमारे पास जो कोशिका है, ये कौन सी होती है हमारे पास, अंड कोशिका। ध्यान से समझना इसे, मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें। और ये 2 साइड में कोशिका रह गई, इन कोशिकाओं का नाम क्या हो गया, सहायक कोशिका, ठीक है। अब ये किसका चित्र हो गया, आपको पता है, भ्रूण कोश का हो गया। किसका चित्र है ये, भ्रूण कोश का चित्र है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें युग्मकोद्भिद असंजनन बता रहा हूँ, क्या होता है। युग्मकोद्भिद का मतलब है युग्मकों का निर्माण होना चाहिए, और जब भ्रूण कोश में युग्मकों का निर्माण होता है तो क्या बनती है, एक तो बनती है हमारे पास अंड कोशिका। क्या बनती है, अंड कोशिका। 2 सहायक कोशिका बनती है, एक द्वितीय कोशिका बनती है, एक प्रतिमुखी कोशिका बनती है। समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है मुख्य, कि ये युग्मकोद्भिद में क्या होता है कि इसमें युग्मकों का निर्माण तो होता है। युग्मकोद्भिद असंजनन का मतलब होता है कि युग्मकों का निर्माण होता है, परंतु युग्मकों का संलयन नहीं होता है। क्या होता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता है। और बिना युग्मकों के संलयन से ही क्या हो जाता है, नई संतति का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद असंजनन। अब युग्मकोद्भिद असंजनन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कभी कि जब हमारे पास ये अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका बिना निषेचन की क्रिया, यानी अगुणित है ये, और बिना निषेचन की क्रिया से अगुणित ये क्या कर देती है, एक नई संतति का निर्माण कर देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन, ठीक है। यानी बिना निषेचन क्रिया से ही क्या हो गया, जनन, तो इसे अंडकोशिकीय अनिषेक जनन कहा जाता है। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास प्रतिमुखी कोशिका होती है, यानी सहायक कोशिका होती है। चाहे प्रतिमुखी कोशिका और चाहे सहायक कोशिका, दोनों में से कोई सी भी एक कोशिका क्या कर देती है, अपने समान दूसरी संतति उत्पन्न कर देती है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद असंजनन। इसे अपयुग्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपयुग्मक भी कहा जाता है, ठीक है।
तो युग्मकोद्भिद का मतलब होता है, लिखो, जब भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, एक नई संतति का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद। असंजनन कहा जाता है। समझ गए? सीधी सी बात है, हमारे पास भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका है अगुणित, उस अगुणित कोशिका के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद असंजनन। क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद असंजनन की क्रिया कहा जाता है। अब ये युग्मकोद्भिद असंजनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मिटा रहा हूं एक बार के लिए इसको ना। अभी हमारे पास युग्मकोद्भिद ये 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है, युग्मकोद्भिद असंजनन के प्रकार। पहला हमारे पास क्या होता है, सीधी सी बात है, मैंने बताया कि जब भ्रूण कोश की अंड कोशिका यानी अगुणित कोशिका है, ये अंड कोशिका यानी अगुणित कोशिका बिना निषेचन की क्रिया के ही क्या हो जाता है, एक नई संतति में परिवर्तित हो जाती है या नई संतति का निर्माण कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी अनिषेक फलन, क्या अनिषेक जनन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इस 2 भागों में पहला आता है हमारे पास, जब भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका बिना निषेचन की क्रिया के ही नई संतति उत्पन्न कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कहा जाता है। समझ गए? ये संतति कैसी रहेगी, अगुणित। कैसी रहेगी, अगुणित। और दूसरी हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो है कि अंड कोशिका तो आ गई, इसके अलावा देखो ये द्वितीय कोशिका, ये
इस प्रक्रिया में नहीं आती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रतिमुखी कोशिका हो चाहे सहायक कोशिका, ये भी क्या है, अगुणित है। देखो, जब भ्रूण कोश की प्रतिमुखी एवं सहायक कोशिका, प्रतिमुखी एवं सहायक कोशिका के द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है तो उसे अपयुग्मन की क्रिया कहा जाता है। समझ गए? ये हमारे पास क्या थे, युग्मकोद्भिद के प्रकार थे। ठीक है, सीधी सी बात है इसमें, यानी अंड कोशिका के द्वारा यदि संतान उत्पन्न होती है तो एन इसे क्या कहलाएगा, जनन। ये संतति कैसी होती है, ध्यान रखना, ये कोशिका भी एन है, ये हमेशा 2n होती है, और ये भी क्या है, एन है, और सहायक कोशिका भी क्या होती है, एन। ठीक है, कल का हमारा जो पॉइंट रहेगा, इसमें कोई समझ में नहीं आया पूछ सकता है मेरे से। कल का हमारा जो पॉइंट रहेगा वो पंचानन माहेश्वरी के अनुसार रहेगा। पंचानन माहेश्वरी ने क्या किया था, असंग जनन को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 2। एक तो होता है अनावर्ती असंग जनन, एक होता है पुनरावर्ती असंग जनन, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चैनल कम देख रहे हैं, पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शिक्षा ही सबसे उत्तम व्यक्ति बनने का या बनाने का स्रोत होता है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना अपने का। जय हिंद।